खास पकवान। राजा कृष्णदेव राय का जन्मदिन था और इस मौके पर सभी सभाजनों को शाही महल में भोजन का लुत्फ उठाने के लिए बुलाया था। जब रामा वापस अपने घर पर लौटते हैं तो राजमहल में खाए हुए भोजन की तारीफ करते नहीं थकते और सबसे ज्यादा वहाँ खाए हुए बिना बीज के बैंगन करी की। बिना बीज के बैंगन? जरूर आप कोई गलती कर रहे हैं, हर बैंगन में बीज होता है। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। कर्मचारियों ने बताया कि वो बैंगन का पेड़ एक परदेसी ने दिया था और वो पेड़ बस उसी शाही बगीचे में ही मौजूद है। ऐसी बात है? तब मुझे भी थोड़ा दो, मुझे भी उसे चखने दो और देखने दो कि वाकई वो कितनी स्वादिष्ट है। नहीं नहीं, मैं नहीं ला सकता। किसी को भी शाही बगीचे से कुछ तोड़ने की अनुमति नहीं है। हे भगवान, कितना स्वार्थी पति है मेरा। खुद इतने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाकर आया है, पर मेरे बिना बीज के बैंगन को खाने की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बैंगन लेकर आऊंगा। जब बाहर अंधेरा हो गया तब रामा चुपके से शाही बगीचे में चला गया। उसने धीरे से कुछ बैंगन तोड़े और जितनी जल्दी हो सके वो घर वापस आ गया। रामा की बीवी बैंगनों को बड़े चाव से पकाती है। ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट बैंगन है जो मैंने आज पहली बार चखा है। हमारे बेटे को भी बुलाओ, उसे भी चखने दो। नहीं, वो बच्चा है। वो इस बारे में सबको बता देगा और राजा को पता चल जाएगा कि मैंने बैंगन चुराए हैं। नहीं, वो नहीं बताएगा। जाओ, उसे उठा कर लाओ। रामा का बेटा आंगन में बहुत अच्छे से सो रहा था। रामा ने उस पर थोड़ा पानी छिड़का और उसे उठाया। उठो बेटा, बारिश हो रही है। चलो जल्दी अंदर चलो। ये लो बेटा, इसे खाओ। अगले दिन महाराज, बगीचे से कुछ बैंगन गायब हो गए हैं। महाराज, ये जरूर रामा का काम है। कल वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि वो स्वादिष्ट करी किससे बनी थी। उसे बताया गया था कि बिना बीज के बैंगन की, शायद इसलिए उसने चोरी की हो। रामा, इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? महाराज, अगर मैं सच भी बोलूं तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। ये माना जाता है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। क्यों ना आप मेरे बेटे से ही पूछ लीजिए। रामा के बेटे को सभा में बुलवाया गया। प्यारे बच्चे, कल रात को खाने में तुमने क्या खाया था? महाराज, हमने बैंगन की करी खाई थी। रामा, तुमने बैंगन क्यों चुराए? मैं तुम्हें वो ऐसे ही तोहफे में दे देता अगर तुमने मुझसे मांगे होते। महाराज, मेरे बेटे ने खाना तब खाया था जब वो पूरे नींद में था। मेरा बेटा शाम होते ही सो गया था और फिर रात के खाने के वक्त उठ गया था। ये सच है महाराज। मैं आंगन में सोया हुआ था। जब बारिश होने लगी तब पिताजी मुझे उठाकर अंदर ले गए। इस बात पर सबको यकीन हो गया कि जरूर बच्चा बहुत ही नींद में होगा। बारिश तो हुई ही नहीं थी और नींद में डूबा बच्चा जरूर समझ नहीं पाया होगा कि उसने खाने में क्या खाया है। उस शाम जब रामा और राजा नदी किनारे टहल रहे थे। रामा, मैं अभी भी अचंभे में हूँ कि किसने शाही बगीचे के बैंगन चुराए होंगे। मैं आपको बता दूंगा कि चोर कौन है, अगर आप उसे माफ कर देने की कसम खाएं तो। ठीक है, मैं उसे माफ कर दूंगा। रामा ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और हंसते हैं। रामा ने खुद को बचा लिया और माफी भी मांग ली। एक दिन विजयनगर राज्य के दर्शन करने आया एक परदेसी दर्शनार्थी राजा कृष्णदेव राय को अपनी शुभकामनाएं देने जाता है। नमस्ते महाराज, मेरा एक बहुत ही सरल सवाल है। जो भी इसका अनूठे ढंग से उत्तर देगा उसे मैं एक सुंदर हीरो का हार दे दूंगा। अपना सवाल पूछिए दर्शनार्थी। दर्शनार्थी सभा में मौजूद सबसे पूछता है, आपके राज्य में सबसे बहुमूल्य क्या है? शाही खजाना। मेरे हिसाब से बहुमूल्य रत्नों से जड़ा मुकुट। नहीं, मैं तो कहूँगा हमारी सेना।
तभी राजा रामा की तरफ देखते हैं। रामा, तुम्हारा क्या कहना है? सबसे बहुमूल्य चीज जिसे हमारी जनता पसंद करती है वो है आजादी। आप कैसे कह सकते हैं कि आजादी सबसे बहुमूल्य है? मुझे साबित करके बताइए। मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं ये साबित कर दूंगा। दर्शनार्थी, आप हमारे खास मेहमान रहेंगे। रामा, इनके रहने खाने का उत्तम प्रबंध किया जाए। रामा दर्शनार्थी के रहने का पूरा इंतजाम कर देता है। दासियां हमेशा उसके देखभाल के लिए मौजूद रहती थीं। गायक मनोरंजन करने के लिए विभिन्न पकवान परोसे जाते थे, जिनमें से वो पसंद करके खाते थे। 2 दिनों तक परदेसी इन सभी सुख सुविधाओं का लुत्फ उठा रहा था। तीसरे दिन परदेसी को नदी किनारे टहलने की इच्छा होती है, लेकिन तभी ही सिपाहियों ने उसे दरवाजे पर रोक लिया। महाशय, हमें आपको बाहर ना जाने देने का हुक्म दिया गया है। जरूर ये मेरे सुरक्षा के लिए है, मैं अंदर ही रहता हूँ। और दिन बीतते चले गए। परदेसी बहुत ही ऊब चुका था और उसे बाहर जाकर टहलना था, लेकिन तभी ही सिपाहियों ने उसे फिर से रोक लिया। नहीं महाशय, आप नहीं जा सकते। अब तो परदेसी को कैद होने जैसा लगने लगा। उसका सभी सुख सुविधाओं से मन पूरी तरह से ऊब गया। 2 हफ्ते बाद ही राजा परदेसी को दरबार में बुलवाते हैं। ओ महाराज, मेरी हालत बहुत खराब है। क्यों? क्या रामा ने आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखा? हाँ, उसने तो रखा। उन्होंने बहुत बढ़िया इंतजाम किया था, पर मैं खुद ही उनका आनंद नहीं उठा पाया। क्यों? सारे ऐशो आराम होते हुए भी आपने उन सबका आनंद क्यों नहीं लिया? क्योंकि महाराज, मुझे एक बार भी मेहमान घर से निकलने को नहीं दिया गया। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हो गए। रामा, मैंने तुम्हें हमारे मेहमान का बहुत अच्छे से ख्याल रखने को कहा था, पर तुम असफल रहे। महाराज, मैं परदेसी को ये साबित कर रहा था कि आजादी सबसे बहुमूल्य है। उनके पास सारे ऐशो आराम होते हुए भी वो उनका आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि उनके पास अपनी आजादी नहीं थी। आपने अपनी बात साबित कर दी रामा। ये रहा हीरो का हार, आप हो इसके सच्चे हकदार। राजा कृष्णदेव राय अपनी सभा में थे, तब एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति उनके पास आता है। वो बहुत ही पतला और दुर्बल था। नमस्ते महाराज। क्या बात है महाशय? महाराज, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरा बेटा और बहू मुझे हमेशा नाकारा होने का ताना देते रहते हैं। वो मुझे हमेशा बचा हुआ खाना देते हैं और अब उन लोगों ने मुझे घर छोड़ देने को कहा है। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ रहूंगा और कैसे अपना भरण पोषण करूंगा? आप ही कुछ मदद कीजिए। महाराज, आप मुझ पर इस बात की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि इनका बेटा और बहू उम्र भर इनके साथ आदर सत्कार से पेश आए। महाशय, आप वैसा ही कीजिए जैसा रामा आपसे कहे। रामा बूढ़े व्यक्ति को सोने के सिक्कों से भरा एक झोला देता है और उसे क्या करना है बताता है। जब बूढ़ा व्यक्ति अपने घर लौटता है तो उसके बेटे और बहू उसके हाथ में लाल झोला देखते हैं और उसमें क्या है ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए इस कमरे का इस्तेमाल करूंगा और फिर चला जाऊंगा। वो वृद्ध व्यक्ति कमरे के कोने में जाता है और सोने के सिक्कों को गिनने लगता है। बेटा और बहू दोनों को सोने के सिक्कों के बारे में पता चल ही जाता है। उन्हें सिक्कों की खनखनाहट भी सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने अपना धन कहीं छुपा कर रखा था, जिसे अभी वो हटा रहे हैं ताकि अपने जरूरत में उपयोग कर सकें। ओह, अब हम उन्हें जाने नहीं दे सकते हैं। जरूर उनके पास और भी छुपाया हुआ धन होगा। अगर वो चले जाएंगे तो वो धन हमें कभी नहीं मिलेगा। तभी वृद्ध व्यक्ति पैसों की थैली को अपनी कमर धनी में बांधकर बाहर आ जाता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मत जाइए पिताजी, हम आपके साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं करेंगे। आप जब तक आपका मन हो यहाँ रह सकते हैं। हम आपकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। हाँ पिताजी, मत जाइए, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। 1 महीने बाद वृद्ध व्यक्ति राजा और रामा के पास आता है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद रामा।
अब मेरा बेटा और बहू दिन भर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं और जब भी मैं सोता हूँ तो मेरे पैर दबाते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है महाशय, पर हमें ये बताइए कि ये हुआ कैसे? पूरी कहानी सुनने के बाद राजा तेनालीरामा को बहुत बधाइयां देते हैं और उनकी बुद्धि और तरकीब की दाद देते हैं। जल्दबाजी में राजा चित्रसेन फूलदानियों का शौकीन था। उनके महल में रंगों के आधार पर बहुत सारी सुंदर फूलदानियां सजाई गई थीं। उन सब की देखभाल करने के लिए एक लड़का को रखा गया था और उस लड़के को धमकी भी दी गई थी कि अगर फूलदानियों को कुछ हुआ तो दंड मिलेगा। एक दिन जब वो लड़का फूलदानी को साफ कर रहा था, तब एक फूलदानी हाथ से फिसल गई और टूट गई और उसकी आवाज सुनते ही राजा जोर से दौड़कर चले आए। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी सबसे कीमती चीज तोड़ दी। तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। इसे फांसी दे दो। हे जहांपनाह, वो एक दुर्घटना थी। फूलदानी मेरे हाथ से फिसल गई थी। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरी जान बख्श दीजिए। लेकिन राजा ने उस लड़के को माफ नहीं किया। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कुछ भी मांग लो, मैं दूंगा, सिवाय तुम्हारे जीवन के। हे जहांपनाह, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। मैं सारे फूलदानियां दोबारा देखना चाहता हूँ। सैनिकों, मेरे महल में जाओ और एक बार में सारी फूलदानियां लेकर आओ। सैनिक महल में चले गए और सारी फूलदानियां लेकर आ गए। देख लो जितना मन चाहे, क्योंकि दोबारा कभी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। उस लड़के ने सारी फूलदानियां तोड़ दी और ये देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गए। ये तुमने क्या किया? तुमने सारी फूलदानियां तोड़ दी। ओ राजा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने और कितने लोगों की जान बचाई है। ये कैसे हो सकता है? एक फूलदानी टूटने से मुझे मौत मिल रही है। कभी ना कभी ये फूलदानियां भी किसी और से टूटेंगी और उन सबको भी फांसी मिलेगी। इसलिए उन्हें बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब बस मैं इकलौता ही मरूंगा। लड़के, मैं तुमसे एक मत हूँ। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे तुमको क्षमा करना चाहिए और मैं तुम्हें अपनी सभा का एक सम्माननीय पद दूंगा। तात्पर्य, गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। पढ़े लिखे मूर्ख। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। एक दिन वो सब एक साथ बैठकर उच्च विद्या के लिए काशी जाने की बात कर रहे थे। तो दोस्तों, कल ही हम काशी के लिए चलते हैं। क्या कहते हो तुम सब? प्यारे दोस्तों, हमें लगता है व्यवहारिक बुद्धि उच्च विद्या से ज्यादा जरूरी होती है। नहीं नहीं, उच्च विद्या ज्यादा जरूरी है। मुझे कोई ब्याज नहीं है उच्च विद्या से, क्योंकि मेरे लिए व्यवहारिक बुद्धि ही ज्यादा मायने रखती है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। 3 दोस्त काशी में उच्च विद्या के लिए निकल पड़े। चौथा दोस्त उन लोगों के साथ नहीं गया। कुछ साल बाद 3 दोस्त गांव में लौटते हैं। उन्होंने अपनी उच्च विद्या का शिक्षण पहले ही ले लिया है। हम जैसे पढ़े लिखों के लिए यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं है। चलो शहर चलते हैं अच्छी नौकरी ढूंढने। हाँ हाँ, तुम सही कहते हो। क्या मैं भी आ सकता हूँ तुम लोगों के साथ? तुम्हें कोई विद्या नहीं है। तुम क्या करोगे शहर जाकर जब तुम में कोई विद्या ही नहीं? उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उतना तो चालाक हूँ कि शहर में जाकर पैसे कमा सकता हूँ। 4 दोस्त शहर के लिए निकल पड़े। देखो दोस्तों, एक मरा हुआ शेर। मैं अपनी विद्या से इसकी हड्डियां एक कर सकता हूँ। मैं इसकी खाल इसकी हड्डियों में पहना सकता हूँ। मैं अपनी विद्या से इसमें जान डाल सकता हूँ। संभल के, शेर सबको खा जाएगा अगर तुमने इसमें जान डाल दी तो। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम बस हमारे प्रयोग को नाकाम करना चाहते हो। 3 दोस्त अपना प्रयोग शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करो, एक बार और सोच लो, वो हम सबको मार डालेगा। राजू को समझ में आ गया कि वो सब नहीं रुकेंगे
इसलिए खुद को बचाने के लिए वो झाड़ पर चढ़ गया। शेर जिंदा हो गया और तीनों दोस्तों को मार दिया और एक एक करके वो सबको खा गया। ओ नहीं, तुम्हें विद्या से पहले अपनी व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए था। एक ही दोस्त जो जिंदा था वो चौथा दोस्त था जिसने अपनी व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल किया। तात्पर्य, विद्या व्यवहारिक बुद्धि के बिना कोई काम की नहीं।